नमस्ते। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी बोल रहा हूँ। आज हम मेडिकल एजुकेशन की बात करेंगे, क्योंकि कुछ मैं न्यूज़ देख रहा था। अभी जो नेशनल मेडिकल कमीशन, इन्होंने जो मेडिकल एजुकेशन का जो रेगुलेशन बनाते हैं हमारे देश में, उन्होंने ऐलान किया है कि अभी जो मेडिकल रिसर्च है, क्लिनिकल रिसर्च, मेडिकल रिसर्च नहीं क्लिनिकल रिसर्च बोले हैं, कि एमबीबीएस में शुरू किया जाएगा। एमबीबीएस से शुरू किया जाएगा, एमबीबीएस एमडी। उसके बाद पीएचडी प्रोग्राम भी होंगे मेडिकल कॉलेज में। किसमें? क्लिनिकल रिसर्च में। मतलब अभी तो एमबीबीएस से चालू किया था हमारे टाइम। मैं तो 50 साल से प्रोफेशन में हूँ, ज़्यादा ही हो गया है। मेडिकल स्टूडेंट था, एमबीबीएस के बाद आदमी नौकरी करता था। अभी ठीक है, एमबीबीएस के बाद अभी एमडी हो गया था जरूरी, वही स्पेशलाइज वो किया था। उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन करना है, अभी पीएचडी भी करना है। मतलब पढ़ते ही रहेगा डॉक्टर। ठीक है, जिसको पढ़ना है बेशक पढ़े, पर अभी एमबीबीएस से क्यों चालू करना है? हम जो हमारा जो अनुभव है, एमबीबीएस में अच्छे से बेसिक सीखना चाहिए। एनाटॉमी में बहुत टाइम लगता है, बॉडी डिसाइड करना पड़ता है पूरा एक एक पार्ट। और आजकल शायद इतने कॉलेजेस खोल रहे हैं, इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स भर्ती कर रहे हैं, पता नहीं कितने फैसिलिटीज है। हमने सुना है कई कॉलेज में एडिक्वेट नंबर ऑफ बॉडी नहीं मिलते कैडेवर डिसेक्शन के लिए। और 250 बच्चे तो एक टेबल में कितने बच्चे अच्छे से कर पाएंगे? उसमें फिर सब्जेक्ट्स बढ़ा दिए हैं। हम जब पढ़े थे आज से 30 40 साल पहले, एक पैथोलॉजी सब्जेक्ट होता था, अभी वो पैथोलॉजी का 3 सब्जेक्ट बना दिया है। पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, 3 अलग डिपार्टमेंट हो गए। ठीक है, ये होने चाहिए, जिनको स्पेशलाइज करना है करें। पर एमबीबीएस का बोझ बढ़ता है, बोझ। वो 3 सब्जेक्ट और हो गए, एनाटॉमी फिजियोलॉजी। टाइम उतना ही है, 4.5 साल से एक दिन भी बड़ा नहीं हुआ। 4.5 साल हमारे टाइम भी होता था, 50 साल पहले 4.5 साल। एक साल इंटर्नशिप, 5.5 साल। आप सब्जेक्ट्स बढ़ा रहे हो पर टाइम नहीं बढ़ा रहे हो। मतलब बहुत ज्यादा मैटर दे रहे हो, पर उसमें अभी कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज होगा। गहराई नहीं जाएगा वो। हमारे टाइम 10 सब्जेक्ट होते थे पूरे एमबीबीएस में, और जो प्रैक्टिस करने के लिए जो सब्जेक्ट काम आते थे, प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद जिसको जो करना है बाद में करता है। अभी क्या है, आप एमबीबीएस से सब कुछ ऐड कर रहे हो, सब्जेक्ट भी बहुत बढ़ गए, टाइम उतना ही है। तो बहुत पढ़ लेता है, कंफ्यूज हो जाएगा। आप भी देखो कितना ऊपर से एक्स्ट्रा कुछ ऐसे वैल्यू एडेड कोर्स के नाम से चालू किया। फर्स्ट ईयर में आता है उसको एटकॉम, एटीट्यूड, एथिक्स और कम्युनिकेशन स्किल्स। अरे भाई, कॉलेज में जो बच्चा आ रहा है उसका एथिक्स नैतिकता जो घर के पहले ही बन गया है, अभी उसको आप क्या एथिक्स बताओगे? और कॉलेजेस में तो मालूम है आपको क्या होता है, सीट बढ़ाने के लिए वो देखता है कुछ और सिखाते हो कुछ आप। एटीट्यूड। उसके बाद अभी 1 2 साल से चालू किया है फैमिली अडॉप्शन, कि फर्स्ट ईयर से उनको फैमिली दे दिया जाएगा। रूरल एरिया में वो कॉलेज छोड़ के 2 घंटे बस में जाएगा, कोई फैमिली अडॉप्ट करेगा, उनके प्रॉब्लम्स पूछेगा, उनको अस्पताल में लाएगा। हर बच्चा एक फैमिली अडॉप्ट करेगा। बताइए कितना। और वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी कब सीखेगा? मैं खुद अपने हिस्से में वही सोचता हूँ कि कहाँ सीख रहे हैं उन लोग बेसिक। या तो शायद डाइवर्जन टेक्निक है कि आपके पास इतने फैसिलिटीज नहीं है तो इनको ये सब ऐड कर दो, उनको ऑक्यूपाइड रखो, पर वो असली काम तो नहीं सीख रहे हैं। असली काम नहीं सीख रहे हैं, जो कि एज अ डॉक्टर का पहले फंडामेंटल होना चाहिए। टाइम लगता है उसको, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। मैं खुद बता रहा हूँ, एनाटॉमी फिजियोलॉजी बेसिक बुनियादी सब्जेक्ट है। उसके बाद आपका मेडिसिन सर्जरी धीरे धीरे स्टार्ट होता है। एक्चुअल उसको वार्ड में एक्सपीरियंस होता है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, फिजियोलॉजी में भी लैब में काम करना रहता है। आजकल वो भी पता नहीं कैसे करते हैं। पहले हमारे टाइम फ्रॉग डिसेक्शन वगैरह होते हैं, अभी एनिमल राइट्स वाले हो गए तो फ्रॉग का नहीं होगा। फ्रॉग का हार्ट हम निकालते तो पता नहीं, धीरे धीरे डाइल्यूशन हम देख रहे हैं। फार्माकोलॉजी में भी आजकल सब थ्योरी ज़्यादा हो रहा है, मैटर ज़्यादा हो रहा है, और नए नए नाम के ऐड किए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत। पर बच्चे का जो है, उसको जैसे हमको याद आता है कभी कभी, हम बहुत पहले रेलवे में हम जाते थे, कूली होता था। कूली में वो बक्से होते थे, होल्ड ऑल होता था,
एक ट्रंक, दो ट्रंक, उसके ऊपर होल्डर, फिर हाथ में पूरा लोड ऐड किए जाते थे। तो अभी एमबीबीएस वही है बेचारा, उसको अभी सब्जेक्ट्स आपने बढ़ा दिए, उसके बोझ ऊपर से एक बस्ता इधर एक बस्ता इधर, उसका मैंने इतना बोझ बना रहे हो, जैसे तैसे चलता है। और फिर ट्रेन पकड़ना है आजू बाजू, सुपर स्पेशलिटीज पैसे, फिर उसका कोचिंग भी अटेंड करना है। तो ये तो कागजी कार्रवाई हो रहा है, या फिर बच्चे को क्या हो रहा है, क्या कितना सीख रहे हैं। बेसिक उनको सिखाना चाहिए एमबीबीएस में कि वो अपना मरीज देख ले, जनरल इलनेस। और इसमें मैं इसलिए आज बोला हूँ क्योंकि मैंने भी ऐसे प्रोग्राम्स किए हैं स्टडी लीव में, और आराम से किए हैं। ऐसा नहीं कि एमबीबीएस से ही चालू कर दिए हैं, रिसर्च प्रोग्राम्स किए हैं। और रिसर्च क्या होता है, रिसर्च के लिए पढ़ाना पड़ता है क्या? रिसर्च ऑब्जर्व करना रहता है, बच्चा पैदा होता है रिसर्चर, ऑब्जर्व करना रहता है और क्वेश्चन पूछना रहता है, वो सबको आता है। बाद में उसको हम, जो आजकल के एजुकेशन सिस्टम में, वो रिसर्च स्किल्स हम किल कर देते हैं। ऑब्जर्व कुछ नहीं करना, किताब में जो देखना देखो। ऑब्जर्व करके ही तो रिसर्च होता है, जितना कम पढ़ाओगे वो अच्छा रिसर्चर होगा। अभी आप रिसर्च भी उसको पढ़ा रहे हो। हर इंसान रिसर्चर पैदा होता है। डार्विन ने कोई कोर्स थोड़ी किया था, वो घूमा था, ऑब्जर्व किया था, रिसर्च किया था। बड़े बड़े रिसर्चर ऐसे ही करते हैं, कोई पढ़ा के नहीं बनाता है ऐसे। रिसर्च में सिखाना, क्लिनिकल रिसर्च सिखाना, मतलब एक कोई चिड़िया पैदा होती है, उड़ना जानती है वो, उसको उड़ना सिखाना नहीं पड़ता है। तो इंसान को रिसर्च माइंड रहता है उसका, और कुछ लोगों को नहीं रहता है, तो उनको मरीज देखने दो ना। अभी क्या कर दिया है, नहीं सबसे फिक्र वाली बात यह है, मैं इसलिए मैं जरा ये हो गया कि कंपलसरी कर देंगे। मैंने ये प्रपोजल है, कंपलसरी करेंगे एमबीबीएस से क्लिनिकल रिसर्च। मतलब वो बच्चा चलना नहीं सीख रहा है, उसको भागना पड़ेगा रिसर्च करना। अरे रिसर्च धीरे धीरे आता है, सालों लग जाते हैं। कोई ऐसा 20 ओवर क्रिकेट जैसा कर रहा है, वैसा आपको जैसे करना है। और आजकल तो रिसर्च के लिए भागा दौड़ी चलता है, क्योंकि रैट रेस होता है, पब्लिकेशन करो जितना करो रैंकिंग में होगा। तो उनको गहराई इसमें भी नहीं रहेगा। और भी फिक्र वाली बात है, हम बताएंगे इसमें। तो ये रिसर्च में फिर पीएचडी करेंगे, क्लिनिकल रिसर्च में पीएचडी क्या। और ह्यूमन बॉडी में कितना स्कोप है रिसर्च का। आपने जो कुदरत ने दिया है, नॉर्मल पर्सन में दो आंख, दो कान, दो हाथ, वो नेचर ने बना के दिया आपको मशीन। अब उसमें कितना स्कोप है रिसर्च का। दूसरे इसमें और क्या बोला है एनएमसी ने कि आईआईटीज इनको इन्वॉल्व करेंगे मेडिकल रिसर्च कोर्स सिलेबस में। आईसर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, आईसीएमआर, इन लोग बच्चे को सिलेबस बनाएंगे। अरे भाई वो बेसिक साइंटिस्ट है, बेशक वो रिसर्च करे। जो डॉक्टर होता है, जो 80% डॉक्टर्स को जो ट्रेन करना चाहिए पेशेंट देखने के लिए, पेशेंट से बात करे, देख देख के वो सीख जाते हैं अपने आप, उनको रिसर्च आइडियाज आएंगे। एंड यूजर ऑफ रिसर्च होते हैं डॉक्टर, क्या होते हैं, यूजर ऑफ रिसर्च होते हैं। खुद उनको रिसर्च करने बोलोगे तो वो अपना सब्जेक्ट सीखेंगे तभी रिसर्च करेंगे ना। एमबीबीएस से कैसे वो रिसर्च करेंगे? इसीलिए के ऊपर मेरे को थोड़ा ये है कि ये मैं अपना मत बता रहा हूँ। जो हम भी एमबीबीएस किए हैं, मैं 30 साल से टीचर रहा हूँ, उनको बहुत कंफ्यूजन रहता है, उनको बहुत कॉन्सेप्ट्स होते हैं। रिसर्च इकट्ठे इतना कुछ कैसे करेंगे? वो जो बेसिक एनाटॉमी कहीं ना कहीं तो कमी रह होगा फिर। और वो फिर वो यूजर है रिसर्च के। 80% लोग रिसर्च नहीं रहता है उनको, उनको जो दिया है बॉडी उनको सिखाओ, उसी को फिर वो पेशेंट ट्रीट करेंगे। जो दो रिसर्च होते पाठ्य पुस्तक में आते, टेक्स्ट बुक में आते, उसको यूज करेंगे रिसर्च को। बाकी लोग रिसर्च कर रहे हैं ना। और 10-20% होंगे जिनको क्लिनिकल मेडिसिन में इंटरेस्ट नहीं होंगे, रिसर्च में उनको जाने दो ना। कंपलसरी क्यों कर रहे हो सबको? अगर आप कंपलसरी करोगे तो ओवरऑल स्टैंडर्ड कमजोर हो जाएगा। हम पायलट होता है, पायलट को 3-4 साल में हवाई जहाज उड़ाना सिखाते हैं, फिर फ्लाइंग आवर्स ऐड होते हैं। अब पायलट को बोलोगे नहीं यार तुम हवाई जहाज तो उड़ा रहे हो, तुम अभी एरोनॉटिकल रिसर्च करो। ये पायलट, जबकि इंजन है में ज्यादा स्कोप रहता है कुछ चेंज कर, ह्यूमन बॉडी में तो और काम। बोले नहीं यार तुम उड़ाओगे तो ठीक है, पर आप इसी 4 साल में, अगर पायलट का 3-4 साल ट्रेनिंग है, पता नहीं कितना है, पर इतना ही होगा 3-4, डॉक्टर से कम ट्रेनिंग है इतना मेरे को मालूम है। क्योंकि डॉक्टर तो 12 साल 13 साल स्पेशलाइज सुपर, अभी पीएचडी करना पड़ेगा उसको। करेगा क्योंकि वो कंपटीशन हो जाएगा कि पीएचडी वाले को ही जॉब मिलेगा। तो अभी पायलट को बोलेंगे भैया तुम रिसर्च भी करो एरोनॉटिकल, तो आप बताए ऐसा स्थिति, ये मजाक, ऐसा मजाक एमबीबीएस के साथ हो रहा है।
और इसका मेरे को अभी पता चल रहा है, क्योंकि मैं एक आर्मी सर्विस में था, स्टडी लीव किया था। एक इंक्लेन का प्रोग्राम होता था, क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी नेटवर्क। उस टाइम मेरे को एक डब्ल्यूएचओ का किताब हाथ लगा था। एक जमाने में 1988 में, ये किताब 1988 का है। मैं जो कर रहा था इंक्लेन में, क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी नेटवर्क, वो क्या था कि क्लिनिशियंस को ये करना, मैं भी चला गया, मैं भी ने भी कर लिया फेलोशिप। और मेरे साथ सब क्लिनिशियंस थे। इंटरनेशनल रॉकफेलर, रॉकफेलर का ये था, ये रॉकफेलर फाउंडेशन ने ये किया था, बहुत पैसा लगाया था। अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, इंडिया में क्लिनिकल एपिडेमोलॉजी सिखाने के लिए। हालांकि एपिडेमोलॉजी क्या होता है, एपिडेमोलॉजी पहले तो महामारी विज्ञान से स्टार्ट हुआ, फिर क्या हुआ कि पब्लिक हेल्थ को एपिडेमोलॉजी कहते हैं। डेमो मीन्स पॉपुलेशन, पॉपुलेशन हेल्थ एपिडेमोलॉजी, जो कि हमारा पब्लिक हेल्थ सब्जेक्ट होता है। और रॉकफेलर पहले क्या करता था, अलग से पब्लिक हेल्थ स्कूल बनाता था। आपको मालूम है कलकत्ता में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन पब्लिक हेल्थ है, वो पूरा पब्लिक हेल्थ देखता है। उसमें वाटर सैनिटेशन, सोशल साइंसेज आ जाते हैं, एंथ्रोपोलॉजी आ जाता है, हेल्थ इकोनॉमिक्स आ जाता है, ऑल दोज फैक्टर्स जिससे कि हमारा हेल्थ बीमारी ना हो और बीमारी का क्या इफेक्ट है, पूरा बिग पिक्चर लेता है। और क्लिनिकल सब्जेक्ट या क्लिनिशियंस क्या होते हैं कि वो एक मरीज को एट अ टाइम ट्रीट करते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट काम है। और ये अलग है, अगर पब्लिक हेल्थ प्रमोट करोगे, आप अच्छा करोगे, तो बीमारियां नहीं होंगी, तो क्लिनिशियंस के पास पेशेंट कम आएंगे, अस्पताल में पेशेंट्स नहीं आएंगे। पर ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। अभी बड़े बड़े कंपनीज आ गए, फार्मा कंपनीज आ गए। तो अभी रॉकफेलर ने क्या चालू किया था कि रॉकफेलर ने सोचा यार ये तो गड़बड़ है, पब्लिक हेल्थ को हम छोड़ो, अभी क्लिनिशियंस को हम ट्रेन कर देते हैं, एक फेलोशिप करा देते हैं। तो वो प्रोग्राम चालू किया था, क्लिनिकल ट्रायल सिखा देते हैं उनको, क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी बना देंगे, जैसे हाइब्रिड इम्यूनिटी। दो चीज को मिक्स, जबकि दोनों अलग अलग है, एक पब्लिक हेल्थ लार्ज पॉपुलर, पर क्लिनिशियंस है तो हमारे साथ वही सर्जन है कोई और, उनमें से कुछ लोग अच्छे होते थे, ऐसा नहीं है। पर बाई एंड लार्ज उनको अपने पेशेंट देखने से फुर्सत नहीं, पर उनका एक टाइटल हो जाता था, उनको एक क्वालिफिकेशन हो जाता था, क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजिस्ट है ये। तो उससे क्या है कि वो पॉलिसी में एडवाइजरी पोजीशन में होते हैं, पॉलिसी में पॉलिटिकल भी उनका ये रहता, ग्रामर रहता। तो वो उसमें क्या है कि जो फार्मा इंडस्ट्री है उनको इनके थ्रू अपना ड्रग्स ट्रायल्स वगैरह कराते हैं, आप समझ रहे हो। वो रिसर्च है, क्लिनिकल रिसर्च। अभी ये पीएचडी प्रोग्राम में देखा, क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे, क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे, ये दिया हुआ है एनएमसी ने, क्लिनिकल ट्रायल्स सिखाए जाएंगे एमबीबीएस से, और पीएचडी होगा क्लिनिकल ट्रायल में। तो ये तो फार्मा इंटरेस्ट में हो गया ना। अब बच्चे कहाँ टाइम रहेगा, और डॉक्टर तो वो जो भी फार्मा बोलेगा वो ड्रग ट्रायल ही करता रहेगा, वही उसका रिसर्च होगा। एक्चुअल रिसर्च हमको क्या चाहिए, मेल न्यूट्रिशन हो रहा है, बीमारियां, कम्युनिकेबल डिजीज हो रहा है, डिजीज कैसे प्रिवेंट किया जाए उसका। ये मैं अपने मनगढ़ंत नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं डब्ल्यूएचओ का एक किताब उस टाइम मैंने पढ़ा था, द चैलेंज ऑफ एपिडेमोलॉजी। उस टाइम डब्ल्यूएचओ बहुत इंडिपेंडेंट बॉडी था, और काफी अच्छा ये निकालता था पब्लिक हेल्थ इसमें। बाद में अभी ओवर द लास्ट 20-30 ईयर्स फार्मा के इन्फ्लुएंस में आ गया, और वो अभी फार्मा वाले ने कब्जा कर लिया डब्ल्यूएचओ के ऊपर। अभी वो फार्मा इंटरेस्ट में करता, पब्लिक हेल्थ से डाइल्यूशन हो रहा है। अभी वो डिजीज ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। और आईसीएमआर वगैरह भी, उनका भी गेट्स फाउंडेशन वगैरह से फार्मा इंडस्ट्री से काफ़ी अभी है, वैक्सीन में भी उनका रॉयल्टी मिलता था, पार्टनरशिप था वैक्सीन। तो उन लोग अपने, अभी मेडिकल स्टूडेंट्स को भी वैसे ही प्रोग्रामिंग हो जाएगा एमबीबीएस से, तो पूरा फार्मा, फिर उसमें पीएचडी क्लिनिकल ट्रायल, तो पब्लिक हेल्थ एक प्रकार से पूरा वॉश आउट कर देगा। तो ये मैं कुछ अंश पढ़ रहा हूँ इसमें से, जो डब्ल्यूएचओ का किताब है, ये आप नेट में भी, एक तो ये न्यूज़ है, नेशनल मेडिकल का ये कर रहा है, ये न्यूज़ है जो एनएमसी बोलता है कि पीएचडी वगैरह होगा, पीएचडी होगा। अभी पीएचडी कितना पढ़ेगा डॉक्टर यार, अभी मरीज कब देखेगा, इतना सब पढ़ाई करेगा तो। और पीएचडी काय में करेगा, क्लिनिकल ट्रायल में करेगा, दवाइयों का ये करे भैया, ह्यूमन बॉडी को बीमारी से बचाओ, उसका रिसर्च करो। और यूजर है, जो दवाई दूसरा कोई बेसिक साइंस से पढ़ेगा उसका यूज करेगा, वो यूजर रिपोर्ट देगा वो। अभी वो सब छोड़ के वो पीएचडी खुद करेगा। ये देखिए, ये चैलेंज ऑफ एपिडेमोलॉजी, ये किताब है, चैलेंज ऑफ एपिडेमोलॉजी, इशू, ये डब्ल्यूएचओ का
पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का, उस रीजनल ऑफिस का किताब है, द चैलेंज ऑफ एपिडेमोलॉजी। इसमें से पेज द चैलेंज ऑफ एपिडेमोलॉजी इश्यूज एंड सेलेक्टेड रीडिंग्स, ये अगर आप नेट में सर्च करेंगे इसको डाउनलोड कर सकते हैं, 1000 पेजेस का PDF है। तो ये किताब है, और इसमें मैंने 88 में का किताब है, 94 में पढ़ा था। इसमें मैं इससे कुछ पोर्शंस बोलता हूँ कि ये इसमें जो 4 एडिटर्स है वो डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे धीरे धीरे क्लिनिशियंस लोग पब्लिक हेल्थ को टेक ओवर करना चाहते हैं। उनका देखिए, ये देखिए, एट प्रेजेंट वी आर वरीड अबाउट द फ्यूचर ऑफ द स्कूल्स ऑफ पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ जो स्कूल्स थे जैसे ऑल इंडिया सो हाइजीन पब्लिक हेल्थ, और मेडिकल कॉलेज में भी एक डिपार्टमेंट ऑफ प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन होता है जो कि पब्लिक हेल्थ पढ़ाता है। उसको उन्हीं लोग करते थे थोड़ा बहुत पब्लिक हेल्थ रिसर्च। अब उनको क्लिनिशियंस को वो पब्लिक हेल्थ वाले किनारे हो जाएंगे, क्योंकि सभी उतर जाएंगे मैदान पे रिसर्च करने। क्योंकि जो प्रिवेंटिव मेडिसिन था वो एपिडेमियोलॉजी स्टैटिस्टिक्स उनका सब्जेक्ट होता था रिसर्च का। अभी वो सबको करना पड़ेगा, मतलब वो किनारे कर देंगे, क्योंकि वो उनका ग्लैमर ज़्यादा होता क्लिनिशियंस का। और वो फिर ओवर नंबर। देखिए, लैटिन पब्लिक हेल्थ, रॉकफेलर फाउंडेशन ने क्या किया, विच हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सपोर्टिंग पब्लिक हेल्थ। बोलता है एक जमाने में रॉकफेलर फाउंडेशन पब्लिक हेल्थ को सपोर्ट करता था, क्योंकि उनके ट्रूप्स रहते थे ना कॉलोनीज में, तो वो पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, वाटर, न्यूट्रिशन ये सब देखता था। अभी उनको मतलब नहीं है, उनके कंट्री डेवलप हो गए, तो अभी उनका क्या है, नाउ देर इज मोर कंसर्न विथ मेडिकल स्कूल्स। अभी वो क्लिनिशियंस के पीछे पड़े हैं रॉकफेलर, देन विथ पब्लिक हेल्थ स्कूल्स। So much so that they are funding clinical epidemiology programs through medical schools in several Latin America countries, एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज में। क्लिनिकल एपिडेमोलॉजी प्रोग्राम ये क्या करता है, क्लिनिशियंस को एपिडेमोलॉजी सिखा देता है, जो कि उनका सब्जेक्ट नहीं है। वो सब्जेक्ट था प्रिवेंटिव मेडिसिन पब्लिक हेल्थ वालों का। पर वो नहीं चाहते कि वो अच्छे से सक्षम रहे, वो करेंगे तो लोग बीमार नहीं होंगे। तो क्लिनिशियन को दे दो, वो तो जैसा तैसा एक अपने ऊपर एक लेबल लगा दिया उनको कि वो भी एपिडेमियोलॉजिस्ट है। अब उनके उनके थ्रू आप क्लिनिकल ट्रायल्स कराओ। आप ये दिया है, ये मैं इससे पढ़ रहा हूँ एक्चुअली, मैं अपना मनगढ़ंत नहीं बता रहा है। 1988 में WHO ने दिया है, उनके उनका किताब है, उनका पब्लिकेशन है, चैलेंज ऑफ एपिडेमियोलॉजी। फिर रॉकफेलर फाउंडेशन, ये दूसरा एडिटर बोलता है इस किताब का, रॉकफेलर फाउंडेशन आर सेलिंग दिस प्रोग्राम। ये प्रोग्राम बेच रहे हैं विथ रियल मनी टू बैक इट अप all over Asia, Africa, and Latin America. They are going to divert promising people into doing drug trials. ड्रग ट्रायल्स कराना चाहते हैं। ये 1988 का WHO के पब्लिकेशन में है। अभी तो WHO खुद कूद गया हमाम में। बोथ द रॉकफेलर फाउंडेशन प्रोग्राम एंड द रॉबर्ट वुड जॉनसन फाउंडेशन क्लिनिकल स्कॉलर्स प्रोग्राम अवॉइड पब्लिक हेल्थ लाइक द प्लेग। वो पब्लिक हेल्थ को एक्चुअली अवॉइड करते हैं, वो क्लिनिशियंस को मैदान में डालना चाहते हैं। आई थिंक इट इज एन एब्सोल्युटली एब्सर्डिटी। ये बड़ा एब्सर्ड है, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। हियर वी हैव द थर्ड वर्ल्ड, ये हमारा थर्ड वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स जो है एशिया, अफ्रीका, एशिया के, विथ ऑल द टेरेबल प्रॉब्लम्स ऑफ फैमिन, अंडर न्यूट्रिशन, इन्फेंट डायरिया। डायरिया डेथ देखिए, अभी इंदौर में डायरिया हो गया, 10 लोगों की जानें चला गई। गुजरात में टाइफाइड का महामारी अभी भी चल रहा है। ये सबका दिया हुआ है। मलेरिया एंड ऑल दी अदर इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, एंड ऑल दिस मनी इज बीइंग स्पेंट टू टीच क्लिनिशियंस हाउ टू डू क्लिनिकल ट्रायल्स। और अभी तो NMC बोलता है हम MBBS से सिखाएंगे ये क्लिनिकल ट्रायल्स, PhD कराएंगे हम क्लिनिकल ट्रायल में। These foundations operate under a false banner। एक फॉल्स बैनर, एक झंडा लगा दिया है उन्होंने एपिडेमियोलॉजी का। दे आर मिसयूजिंग द टर्म एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी टर्म मिसयूज कर रहे हैं, हालांकि अभी क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ द ग्रेट प्रेस्टीज ऑफ एपिडेमियोलॉजी। एक नाम आ जाता, प्रेस्टीज, वजन आ जाता है।
because of the great prestige in the world today, because the fact that the schools of public health are the outstanding centers of teaching and research in epidemiology. जो पब्लिक हेल्थ स्कूल्स है या प्रिवेंटिव मेडिसिन डिपार्टमेंट है, वो काफी सालों से उनका बेस है एपिडेमोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स में और रिसर्च में। उनको आप अभी एक्स्ट्रा काम दे रहे हो, एक्स्ट्रा क्या दे रहे हो उनको, एक लेबल दे रहे हो क्लिनिशियन को, वो भी यही करेंगे। अभी हमको बोलेंगे आप भी कार्डियक सर्जरी करो तो हम तो गपला करेंगे ना, पर इनका दूसरा एजेंडा है। इनके जो नौसिखिया टाइप होंगे ये एपिडेमोलॉजिस्ट, इनसे क्लिनिकल ट्रायल कराएंगे और फिर वो ड्रग कंपनी फंड्स देगा, ग्रांट देगा, इनके थ्रू इनका पीएचडी भी हो जाएगा उनके ग्रांट से, और ड्रग कंपनी का ये भी प्रोमोट हो जाएगा ड्रग्स, और लेबल लग जाएगा कि यूनिवर्सिटी में किया है। ये देखिए पूरा सेट हो रहा है ये। दिस इज थ्रेटनिंग रिसर्च इन, ये दिस इज थ्रेटनिंग, ये खतरे वाला चीज है। दे वांट द मेडिकल स्कूल्स टू कंटिन्यू टू बी डोमिनेंट। ये चाहते हैं मेडिकल स्कूल्स मैंने क्लिनिशियंस को डोमिनेट करना चाहते हैं। जो एमबीबीएस पढ़ेगा उनका एक प्रकार से प्रोग्रामिंग कर देना है कि भाई ये क्लिनिकल ट्रायल करना है, ड्रग रिसर्च ही करना है। और क्या रिसर्च करेगा बेचारा, एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो पढ़ने का टाइम नहीं रहेगा इतना कुछ उसको। एक कूली जैसे आप बोझ डालते रहोगे उसको, उसको जो बोलोगे करेगा वो बचने के लिए। पीएचडी भी कर लेगा वो, टू कीप द पॉलिटिकल पावर। दे वांट द क्लिनिशियंस टू कीप द पॉलिटिकल पावर। क्लिनिशियन में पॉलिटिक, मेडिसिन में भी काफी पॉलिटिक्स चलता है। दे want to make sure that health services don't infringe on the narrow professional interest of the clinician। जो health services है वो strong हो जाएगा तो बीमारियां कम होंगी, तो वो clinicians का डोमेन में पेशेंट्स आने कम हो जाएंगे। तो क्लिनिशियंस को पेशेंट आने दो ना, पेशेंट आने दो, पेशेंट को रोको नहीं। अब पेशेंट में हम ड्रग ट्रायल करेंगे, अभी देख ही रहे हैं, अभी वेट रिडक्शन ड्रग्स आ गया है। अल्ट्रा प्रोसेस फूड को नहीं रोकेंगे, अनहेल्दी लाइफस्टाइल को नहीं रोकेंगे, जो कि एक्चुअल काम है उसमें रिसर्च। अभी बोलेंगे क्लिनिशियन को देखो अभी एंटी ओबेसिटी ड्रग आ गया, इसके ऊपर अभी ट्रायल करो। तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है सबको, पेशेंट्स भी बढ़ते रहेंगे, आने दो बीमारियां जितना आता है। दिस स्ट्रैंगलिंग ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन, ये गला घोट रहे हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन का। इन मेडिकल स्कूल इज फोस्टर्ड बाय द डॉक्ट्रिन दैट प्रिवेंशन इज एवरीबॉडीज बिजनेस। सबका काम है प्रिवेंशन, उसका लिप सर्विस देना है, करना कुछ नहीं है। करना क्या है, हम रिसर्च कर रहे हैं, दवाइयाँ निकाल रहे हैं बीमारियों का। अरे बीमारियां बचाने का रिसर्च करना चाहिए। दवाई तो कोई भी दे देगा, उसके लिए हम क्यों, पायलट का खुद ही बनाएगा हवाई जहाज, खुद ही उड़ाएगा। अरे दूसरा कोई बनाता है, पायलट चलाता है। डॉक्टर को आप लोग रिसर्च करके दो, डॉक्टर अपना पेशेंट देखेगा, पेशेंट को एडवाइस करेगा। प्रोसेस फूड, अल्ट्रा प्रोसेस फूड, लाइफस्टाइल, ये वो पेशेंट देखेगा वो। अब वो भी रिसर्च करेगा, पढ़ता ही रहेगा, पहले एमबीबीएस करेगा, एमडी करेगा, सुपर स्पेशलिटी करेगा, फिर पीएचडी करेगा। तो बस वो पढ़ता ही रहेगा वो। तो ये ये है। और मैं और बहुत अच्छा बताना, पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल टू स्टेप इन एज लीडर्स एंड रन द शो। तो वो चाहते हैं क्लिनिशियन लोग अपना लीडर बन जाए, ये सब थोड़ा ट्रेनिंग देके कि हमने क्लिनिकल रिसर्च हमने भी सीखा है। चलो अभी मैं दूसरा एक बता रहा हूँ, ये भी बहुत गहराई में जाता है, मेडिकल एजुकेशन का चेंज कैसे हुआ अभी। एक रॉकफेलर फाउंडेशन के टाइम कार्नेजी फाउंडेशन था, वो यूएसए में 1900 में, करीब 1898, 1899, 1900 में एक वो स्टैंडर्डाइज करना चाहते थे मेडिकल एजुकेशन को। तो उन्होंने एक फ्लेक्सनर कमेटी बनाया था, फ्लेक्सनर, जिसका नाम था एब्राहम फ्लेक्सनर। वो जितने मेडिकल स्कूल से उनके दौरे किए थे, उनको फ्लेक्सनर रिपोर्ट बनाया था। अच्छा, फ्लेक्सनर खुद डॉक्टर नहीं था। अभी यही देखिए, जो भी कोई बनाता है और कोई बैठ के बनाता है, उसने बताया कि मॉडर्न मेडिकल एजुकेशन में फॉलोड वाज इम्पार्टेड बाय फुल टाइम साइंटिस्ट। फुल टाइम साइंटिस्ट पढ़ाएंगे डॉक्टर्स को, डॉक्टर्स को डॉक्टर्स नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि डॉक्टर्स क्या उस टाइम जनरल प्रैक्टिस का ये था, उन लोग पढ़ा। तो कह रहे ठीक है साइंस होना जरूरी है, साइंस, साइंस के हम यूजर्स है, तो अप टू डेट साइंस डॉक्टर्स को यूज करना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। पर फ्लेक्सनर रिपोर्ट में क्या हो गया था कि वो रिसर्चर्स और एकेडमिक्स फॉलोइंग दिस मेडिकल एजुकेशन इम्पार्टेड बाय फुल टाइम साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स एंड एकेडमिक्स इन आइवरी टावर। आइवरी टावर में दूर बैठ के, मतलब पेशेंट लोड और कहीं है, वो आइवरी टावर में वो
कार्नेजी एंड रॉकफेलर फाउंडेशन से ये इन्होंने मेडिकल स्कूल का सिलेबस चेंज कर दिया है कि एक्चुअल फील्ड एक्सपीरियंस को नहीं लेके ये मेडिकल स्कूल्स में, और प्राइवेट प्लेयर्स बिकेम द प्राइमरी सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर यूनिवर्सिटी बेस्ड मेडिकल रिसर्च। तो मेडिकल रिसर्च का कल्चर स्टार्ट किया था फ्लेक्सनर रिपोर्ट ने कि मेडिकल स्कूल्स में रिसर्च होंगे। पहले क्या था, मेडिकल स्कूल मेडिकल कॉलेज में खाली पेशेंट्स देखते थे, बहुत पेशेंट्स देखते थे और उससे अपने आप सीखते थे। अभी क्या हुआ कि उन्होंने बोला अभी रिसर्च भी करेंगे, तब थोड़ा थोड़ा चालू किया था, अभी तो फुल करने लगे हैं। और फंडिंग कहाँ से मिलते थे? प्राइवेट प्लेयर्स, फार्मा कंपनी, रॉकफेलर का भी थे, जितने भी ड्रग डेवलपमेंट रॉकफेलर का काफी इसमें ये था। तो फार्मा कंपनीज वगैरह फंडिंग करते थे यूनिवर्सिटी बेस्ड मेडिकल रिसर्च। और आजकल गेट्स फाउंडेशन, ये फाउंडेशन बहुत पैसा देता है और उनके ड्रग कंपनीज के साथ काफी ये रहते हैं, तो एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। और बेचारे यूनिवर्सिटीज के जो रहते हैं उन लोग को ग्रांट मिल जाता है, तो वो रिसर्च से उनका स्टेटस बढ़ जाता है। तो ये थोड़ा बैलेंस होना चाहिए, रिसर्च होना जरूरी है, पर हम जैसे कह रहे हैं कि सबको रिसर्च कराने में फिर क्या है, पेशेंट केयर सफर करेगा। और सबको रिसर्च एप्टीट्यूड नहीं रहता है, तो किसी को पेशेंट देखना है। अभी मैं जैसे कहा पायलट का बार बार एग्जांपल है, उसको हवाई जहाज चलाना है यार, आप रिसर्च करके दो, हवाई एयरक्राफ्ट अच्छा दो। तो डॉक्टर्स को भी अच्छे दवाई दो, अच्छे इक्विपमेंट से, और कोई रिसर्च करे जिसको, डॉक्टर्स में भी 10-20% होते हैं इनका रिसर्च एप्टीट्यूड रहता है। फिर बेसिक साइंटिस्ट है, आईआईटी वाले करके दे रिसर्च, आईसीएमआर करके दे। पर आप कहते हैं डॉक्टर तू खुद करेगा रिसर्च, आप समझ रहे हैं ना यार, हर कोई कोई ऑलराउंडर थोड़ी होता है। और पेशेंट को कौन देखेगा अगर वो रिसर्च ही करता रहेगा हमेशा? तो मतलब ये सोचने वाली बात है कि, तो विलियम ऑसलर उसी टाइम जब ये फ्लेक्सनर रिपोर्ट बन रहा था, उसी टाइम सर विलियम ऑसलर थे। ये बहुत बड़े क्लिनिशियन थे, जितने पुराने डॉक्टर है उनको अच्छे से नाम जानते होंगे ऑसलर के। अभी भी जो जो उन्होंने डिस्क्राइब किए हैं पेशेंट्स के डिस्क्रिप्शन, अलग अलग बीमारियों के डिस्क्रिप्शन है। उस टाइम इतनी दवाइयाँ नहीं थी ऑसलर के टाइम, पर उन्होंने बहुत फर्स्ट हैंड रिसर्च किया है। मतलब ये पैसे से या लैब से या फार्मा ड्रग ट्रायल नहीं किया है, पेशेंट का नेचुरल हिस्ट्री देखा है, ये देखा, कई साइंस है ऑसलर के। तो ऑसलर साहब ने कहा था, सर विलियम ऑसलर ने कहा था, जब ये फ्लेक्सनर रिपोर्ट में मेडिकल एजुकेशन चेंज हो रहा था, ज़्यादा ही साइंस यूज़ कर रहे, ज़्यादा ही रिसर्च यूज़ कर रहे सभी कोई। हालांकि साइंस यूज़ करना है, पर साइंस बेशक कोई करे और डॉक्टर्स को क्लिनिकल स्किल्स इंप्रूव करने दो। तो उन्होंने कहा था विलियम ऑसलर ऑसलर ने फ्लेक्सनर रिपोर्ट को ऑब्जेक्ट किया था, मैंने थोड़ा रिजर्वेशन दिया था। उनका एग्जैक्ट वर्ड्स मैं बोलता हूँ, आई एम अपोज टू द प्लान। सर विलियम ऑस्लर ने बोला था, आई एम अपोज टू द प्लान एज इट इज लाइकली टू स्पेल रूइन टू द टाइप ऑफ स्कूल आई हैव ऑलवेज फेल्ट द हॉस्पिटल शुड बी, द आइडियल्स वुड चेंज। कहते हैं कि हमारा जो एक आइडिया है एक हॉस्पिटल का, एक मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल का, वो पूरा चेंज हो जाएगा, उसके जो आदर्श चेंज हो जाएंगे, आइडियाज वुड चेंज एंड आई फियर, उनको फिक्र था, ब्रॉड ओपन स्पिरिट विल नैरो। ओपन स्पिरिट जो है, रिसर्च ओपन स्पिरिट है, मल्टी डिसिप्लिन होता है, आप पेशेंट देखते हैं, उनका बैकग्राउंड देते हैं, सोशल साइंस है, उससे क्रिएटिविटी आता है मेडिकल फील्ड में। अभी बोलते हैं वो नैरो हो जाएगा, नाम तो रिसर्च दे रहे हैं। अब वो बता रहे हैं ना, अभी एक ही क्लिनिकल ट्रायल में रिसर्च करेंगे, वो उसी में उनका पीएचडी भी हो जाएगा। पर जबकि एक्चुअल काम करेंगे तो काफी उनको वाइड उसमें से आइडियाज मिलेगा, दूसरे फील्ड से आइडिया मिलता है। तो वो कहते हैं वो नैरो हो जाएगा, उनका जो नजरिया नैरो हो जाएगा डॉक्टर्स का, रिसर्च। वो कितने, आज से 100 साल पहले बोला था उन्होंने। और क्या होगा, टीचर एंड स्टूडेंट एक दूसरे को चेस करेंगे, किसके लिए? रिसर्च के लिए। फॉरगेटिंग उनका वाइडर इंटरेस्ट क्या है, विच इज ग्रेट पेशेंट केयर। पेशेंट को छोड़ के वो टीचर और उनके जो गाइड होंगे, स्टूडेंट टीचर एक दूसरे को रिसर्च में छेड़ेंगे, इधर ये मेरा कोई रिसर्च करा दे, मेरा नाम डाल, और एक्चुअल पेशेंट बेचारे को पेशेंट केयर इफेक्ट होगा। ये आप, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैं अच्छे अच्छे सर्जन्स को देखा हूँ, बहुत सर्जरी का बहुत अच्छा करते हैं, पर रिसर्च उनका कम करते हैं। और जो लोग कई रिसर्च करते हैं उनको टाइम कम मिलता है। मैं जब भी मैं कोई सर्जरी का जरूरत पड़ता है, मैं उसके पास जाता हूँ जिसका कोई रिसर्च नहीं है, जिसका कोई पब्लिकेशन नहीं है, पर उसका क्लिनिकल वर्क ज़्यादा है। खुद मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया, रिसर्च भी मैंने किया है,
पर अपने काम में रिसर्च किया है, कुछ सीख के रिसर्च नहीं किया है। मैं पीएचडी के लिए भी एनरोल था, 6 महीने बाद मैं भाग गया पीएचडी छोड़ के, क्योंकि एक नैरो फील्ड में हम बोला यार इसमें हमारा बाकी चीज हम क्या सीखेंगे। तो मैं पीएचडी ड्रॉप आउट हूँ। पर अभी वो बोल रहे हैं पीएचडी होगा, क्लिनिकल रिसर्च में पीएचडी होगा। तो अभी ये कहते हैं कि उसके बाद, ये ऑसलर का बताया, उसके बाद जो फ्लेक्सनर है, फ्लेक्सनर जिसने बनाया था, वो बोलता कि आफ्टर मैनी ईयर्स, इन इज लेटर ईयर्स, उन्होंने भी रिग्रेट किया कि यार ये हमने कुछ गलत कर दिया। इसका जो नतीजा हुआ, ही वॉज डिसअपॉइंटेड। वो फ्लेक्सनर जिसने बनाया था मेडिकल स्कूल का, ऐसे रिसर्च करेंगे, साइंस करेंगे और करना है, थोड़ा बैलेंस करना है। आई वॉज रिजिड साइंटिफिक ओरिएंटेशन, बहुत ही रिजिड हो गया साइंस ऑफ मेडिकल एजुकेशन विच स्टिफिल क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी, ओरिजिनलिटी कम हो जाता है। हिज गुड इंटेंशन लेट द ग्राउंड वर्क, उसका इंटेंशन अच्छा था कि सोचा कि चलो साइंस पर आके जल्दी, वो फिर क्या हो गया, उसका इंटेंशन से क्या हो गया, स्पेशलिटी आ गया, फिर सुपर स्पेशलिटी आ गया, और वो रिसर्च डोमिनेटेड सिस्टम है। तो अभी वो क्या होता है, हम सोचते हैं कि मेडिसिन में डिग्री ज़्यादा ले रहे हैं तो बहुत अच्छा डॉक्टर बन रहा है, बहुत अच्छा डॉक्टर बनता है, पर वो एक पोर्शन का डॉक्टर बनता है। कोई एक स्पेशलिटी करता, उसका उसकी जरूरत है, उसका जरूरत है कि एक एमबीबीएस को पूरा ऑलराउंडर होना चाहिए। जैसे क्रिकेट में थोड़ा बैटिंग भी आना चाहिए, बॉलिंग भी आना चाहिए, फील्डिंग भी आना चाहिए, तो हमको ऐसे एमबीबीएस का ये करना चाहिए। अब उसको पहले से ही आप रिसर्च करोगे तो वो पेशेंट देखेगा, रिसर्च करेगा, और वो कुछ सीखता नहीं है एमबीबीएस आजकल। फिर कोचिंग के लिए भी तैयारी करता है वो, क्योंकि उसको तो पीजी चाहिए सीट, अदरवाइज कोई पूछता नहीं एमबीबीएस को। पुलिस जैसे ही हो गया, सब उसके ऊपर वजन डाल रहे हैं, पर उसको आगे जाना है, अगला ट्रेन पकड़ के पीजी करना है, फिर सुपर स्पेशलिटी, अभी पीएचडी करना पड़ेगा। तो हम ऐसे, मैं ये बोला था कि एटलीस्ट ये ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है, ये जो विचार है जिन्होंने इस टाइप के मोड़ दिए थे। और अभी क्या हो गया कि मार्केट फोर्सेस इतने आ गए हैं कि किताब तो कोई पढ़ता ही नहीं है, इतना मोटा किताब है, उसमें पेज 948 में दिया है, वहां तक कोई पहुंचेगा ही नहीं है। पर ये मैंने इसीलिए, इसको मैं सोचा कि कोई देखेगा, कोई सुनेगा, ये मेरा विचार मैंने एक्सप्रेस किया है। आप लोग भी सोच सकते हैं, इट इज ट्रायल एंड एरर। पर हमको डॉक्टर चाहिए एक अच्छा, जो पायलट हवाई जहाज को तो उड़ाएगा ना, कब तक वो पायलट को रिसर्च करेगा, तो हवाई जहाज ही नहीं उड़ेगा। हवाई जहाज तो उड़ना है, नहीं तो पता चल जाएगा कि हवाई जहाज नहीं उड़ रहा, जैसे इंडिगो के फ्लाइट बच बैठ गए थे। पर मेडिसिन में पता नहीं चलता, बेचारे मरीज सफर करते रहते हैं। आप इसलिए देखेंगे जो जितना पढ़ के आता है, एमबीबीएस डॉक्टर भी एक दुकान खोलेगा, कोई पेशेंट नहीं आता, पर आप लेस क्वालिफाइड बीएएमएस होम्योपैथी वाले के भीड़ रहता है, क्योंकि यार वो काम तो कर रहा है, कम से कम मरीज से बात तो कर रहा है, देख रहा है। बाकी इतना ज्यादा साइंस हो गया है कि ये जो दूरियां बढ़ गई है डॉक्टर पेशेंट की। तो एमबीबीएस का अगर फिर से वापिस लाए, भाई अपना बेसिक दाल रोटी पहले खाओ यार, फिर बाद में एक्स्ट्रा ये खाओ। वो एमबीबीएस दाल रोटी होना चाहिए मेडिकल प्रोफेशन का, तो वो बहुत अच्छा फिर होगा। उसके बाद कई सालों बाद उसको लगेगा हाँ मैं ये रिसर्च कर सकता, अभी क्या है, पूरा वो फॉर्मलाइज कर दिया है। मैं एमबीबीएस से उसको नहीं होता है इतने, मालूम मेरे को, मैं स्टूडेंट को देखा, मैं खुद स्टूडेंट रहा, कहाँ टाइम रहता है इतना। और डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स होते हैं स्टार्टिंग में फाउंडेशन में इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा कोर्सेज, एक्स्ट्रा ये। अभी बोला मेडिकल रिसर्च, क्लिनिकल रिसर्च, एमबीबीएस में उसका एग्जाम होगा, फॉर्मुलाइज होगा, असेसमेंट सबको करना पड़ेगा, ऑप्शनल नहीं रहेगा। अरे कल बोलेंगे सबको गाना गाना पड़ेगा, सबका उसमें भी टेस्ट होगा। अभी जो अलग ये फील्ड है, इसके अलग एक माइंडसेट लगता है, इसके लिए टाइम लगता है, एक्सपीरियंस लगता है। बच्चा पहले चलता है फिर दौड़ता है। अभी उसको एमबीबीएस में वो चलना सीखता है, बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ता है, फिर जाके रिसर्च करेगा, कि साथ साथ रिसर्च पढ़ाओगे उसको। तो ये आज इतना ही बताना था, धन्यवाद।